चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं आगे आज का। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद होगा तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम लोगों ने क्या किया था? स्टार्ट किया था। भाई साहब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एनालिसिस दी production function of one factor keeping it variable and all other factor as a fixed फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की ये है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन को एनालाइज करता है और ये बात बोलता है कि भाई एक फैक्टर को हम वेरिएबल मानेंगे और बाकी सारे फैक्टर्स को हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। तो कीपिंग वन फैक्टर एज वेरिएबल एंड ऑल अदर फैक्टर्स एज फिक्स फैक्टर, ऐसा कौन बोलता है? ऐसा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बात करता है। एंड वी ऑल नो दैट देयर इज इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप, ठीक है, एंड वेरिएबल लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लेकिन कुछ इसके अजम्पशंस है। अच्छा, ये शॉर्ट रन में लॉ ऑपरेट करता है, इसका नाम लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, ये इसके क्या है? कुछ नाम है। अच्छा, इसके कुछ अजम्पशंस है जो मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। ये बोलता है कि जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज व्हाट? फिक्स फैक्टर, ठीक है, तो फिक्स है तो क्या रहेंगी? कांस्टेंट ही रहेंगी। तो जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है। हम यहाँ पे मॉनिटरी टर्म्स की बात नहीं करते, हम यहाँ पे ओनली क्वांटिटीज की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कि क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी कम है, ठीक है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना नहीं करना है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज हम यहाँ पे बात करते हैं, मॉनिटरी टर्म्स में यहाँ पे हम बात नहीं करते। अच्छा, दूसरी बात, ओनली वन फैक्टर को यहाँ पे हम वेरिएबल कंसीडर करते हैं और बाकी सारे फैक्टर्स को हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं? फिक्स फैक्टर कंसीडर करते हैं, ठीक है। ओनली वन फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड एज वेरिएबल एंड ऑल अदर फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड एज फिक्स। अच्छा, यहाँ पे कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता है। अब तुम बोलोगे सर किसके बीच में फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता है? तो मैंने कल भी बताया था कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, इनके बीच में कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं होता है कि दो मैंने 1:1 का रेशियो रहे, यानी दो मैंने फिक्स फैक्टर डाले तो दो मैं वेरिएबल डालूंगा, चार मैंने फिक्स डाले तो अब 8 ही डालूंगा, इस तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। आपका यहाँ पे जो प्रपोर्शन रहता है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब क्योंकि फिक्स फैक्टर तो सेम ही होगा। अब फिक्स फैक्टर सेम है तो आप वेरिएबल कितना भी ऐड करते जाओ, कितना भी ऐड करते जाओ उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं रहता। अगर फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा तो वहां पे हमको ऑलवेज फिक्स फैक्टर को चेंज करना पड़ेगा। किसको बढ़ाने के लिए? प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। सिर्फ वेरिएबल को चेंज करके काम नहीं चलेगा। अगर कब? जब अगर वो फिक्स प्रोपोर्शन में रहता। फिक्स प्रोपोर्शन में रहता तो सिर्फ एक को बढ़ाने से काम नहीं चलता, वेरिएबल को बढ़ाने से आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ जाता, फिक्स को भी साथ साथ क्या करना पड़ता? बढ़ाना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि देयर इज नो फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी आप जो फिक्स फैक्टर है, ये वेरिएबल फैक्टर है, उसका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे क्योंकि फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और वो बढ़ाए नहीं जा सकते, तो वो जितने हमारे पास अवेलेबल है उतने में ही हमको संतुष्टि करनी पड़ती है, वही स्केयर है, मतलब उतने ही एक्सटेंट तक, सर्टन एक्सटेंट तक हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी अगर एक मशीन की कैपेसिटी 10,000 है तो तुम 15,000 का प्रोडक्शन नहीं कर सकते शॉर्ट रन में, क्योंकि शॉर्ट रन में तुम्हारे पास इतना समय नहीं होता है कि तुम एक और मशीनरी ले आओ और तुम उसका प्रोडक्शन क्या कर दो? बढ़ा दो। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? यहाँ पे स्केयर है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को कल एक चीज यहाँ पे पढ़ने के लिए बोली थी कि आप बिहेवियर ऑफ टीपी, एपी एंड एमपी, ठीक है, इनका बिहेवियर क्या करेंगे? पढ़ के आएंगे। दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में इनका बिहेवियर दिया हुआ है, वो आप लोग पढ़ के आएंगे। तो आई होप आपने वो पढ़ा होगा। खैर, ये 2-3 लाइन एज अ क्वांटिटी, फिक्स अंदर इनपुट, ये सब तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें ये चार्ट, ये 2 लाइन, तो ये लाइन एक्चुअली इंट्रोडक्शन दी हुई, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट था। अगर आपको चाहिए तो मैं पढ़ा देता हूँ। एज क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट विच इज कंबाइंड विद अदर फिक्स इनपुट इज इंक्रीज। अगर एक इनपुट जो अदर फिक्स इनपुट के साथ है, मतलब वेरिएबल इनपुट, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो बट ऑब्वियसली बात है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल इनपुट मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन, ठीक है। तो वो सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको डिस्कस करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है और लाइन इंपॉर्टेंट भी नहीं है, रिलीवेंट नहीं है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तुम बोलोगे सर कब करे? सभी डिस्कस कर लिया ना सर, हमने कब करे? हमको तो मालूम ही नहीं। नालायक को, यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे हम? इतना सारा ये सब हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। चलो फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं यहाँ से पढ़ा देता हूँ। सबसे पहली स्टेज को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स या इंक्रीजिंग स्टेज भी बोला जा सकता है। दूसरी स्टेज को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग स्टेज या डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोला जाता है। और थर्ड स्टेज को लॉ ऑफ निगेटिव मार्जिनल रिटर्न, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। पहली स्टेज में टीपी इंक्रीज होता है, एमपी भी इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट। बाद में क्या होता है? एमपी और टीपी
यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, यहाँ पे ठीक कर लो। एमपी डिक्रीजेस एंड टीपी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, बट एट अ व्हाट, डिमिनिशिंग रेट। आप लोग लिख लेना डिमिनिशिंग रेट, मतलब कम रेट से क्या होता है यहाँ पे एमपी टीपी बढ़ता है लेकिन कम रेट से बढ़ता है। और यहाँ तो आप लोगों को मालूम ही है कि टीपी और एमपी दोनों क्या होता है ना, एक तो निगेटिव में चले जाता है एमपी और टीपी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक्सटेंड ओरिजिन मतलब पॉइंट से चालू करते हैं, टू कहाँ तक जाता है, वेयर एपी इज मैक्सिमम एमपी इज इक्वल्स टू एपी, वी ऑल नो दैट। फ्रॉम पॉइंट वेयर एपी इज मैक्सिमम एमपी इज इक्वल्स टू एपी टू पॉइंट टीपी इज मैक्सिमम। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, एकदम नीचे से क्या हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स फ्रॉम ओरिजिन। इसको बोलेंगे हम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ तक जा रहा है, जहाँ पे एपी क्या ना हो जाए, मैक्सिमम ना हो जाए। यानी एपी कहाँ पे मैक्सिमम होता है, जहाँ पे फर्स्ट स्टेज क्या होती है, ये एपी कर्व था, ये देख लो, ये एपी कर्व था। तो ये एपी कर्व कहाँ पे मैक्सिमम होता है, जहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट स्टेज क्या होती है, एंड होती है। तो इसके बोलने का मतलब क्या हो गया, इसके बोलने का मतलब हो गया स्टार्ट होता है ओरिजिन से और फर्स्ट स्टेज के एंड तक जाता है, तो उसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेज कहाँ से चालू होती है, जहाँ पे एपी गिरना चालू हो जाता है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में एपी क्या होना चालू हो जाता है, गिरना चालू हो जाता है। और सेकेंड स्टेज कहाँ पे खत्म होती है, जहाँ पे टीपी गिरना चालू हो जाता है। वापस से बोल रहा हूँ, स्टार्ट कहाँ से होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, नीचे से, ठीक है। कब तक ऊपर जाता है, फर्स्ट स्टेज कहाँ तक है, फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे एपी मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से एपी क्या होना चालू हो जाएगा, गिरना चालू हो जाएगा। और सेकेंड स्टेज कहाँ पे एंड होती है, जहाँ पे टीपी गिरना चालू हो जाता है। यहाँ से क्या गिरना चालू हो जाता है, टीपी गिरना चालू हो जाता है। तो इसलिए बोला है कि स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टेज कहाँ से, ओरिजिन से, कहाँ पे खत्म होती है, जहाँ पे एपी मैक्सिमम होता है। फिर उसके बाद एपी जहाँ पे मैक्सिमम होता है वहां से सेकेंड स्टेज स्टार्ट होती है, और थर्ड स्टेज सेकेंड स्टेज कहाँ पे एंड होती है, जहाँ पे टीपी डिक्रीज होना चालू हो जाता है, ठीक है। सिचुएशन व्हेन टीपी डिक्लाइन एमपी बिकम्स नेगेटिव, वी ऑल नो दैट। अब ये पॉइंट्स उसके दिए हुए, टीपी एपी और एमपी इसके रिलेशनशिप दिए हुए। टीपी इनिशियली इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, ये इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से। तो गाइस ये हम पढ़ चुके हैं यार, ठीक है। एपी इंक्रीज होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, एपी इंक्रीज होता है स्टार्टिंग में, आपको मालूम है एपी इंक्रीजेस बट एपी इज लेस देन एमपी। एपी जो है वो किससे कम है, एमपी से कम है, ठीक है ना। एमपी क्या है, एपी से बड़ा है। रिलेशनशिप हमने पढ़े थे, ये देखो। अब जानबूझ के यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी पढ़ लिए ना, फिर क्यों दोबारा डिस्कस करें। फर्स्ट केस में एपी इंक्रीजेस, और जो एपी है वो किससे कम है, एमपी से कम है, मतलब एमपी इज ग्रेटर देन एपी। ये ऐसा भी बोल सकते हैं, एपी इज लेस देन एमपी। उल्टा बोले तो कोई दिक्कत है क्या, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, तो मैंने ऐसा बोल दिया एपी इज लेस देन एमपी, बात तो एक ही है। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, दैट इज ये स्टेजेस जो दी हुई है, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये जो स्टेजेस यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। इन स्टेजेस के बारे में एक एक करके हमको क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। ये स्टेजेस के रीजंस क्या है। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑपरेटेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, मतलब इंक्रीजिंग स्टेज में क्यों ऐसा होता है कि एमपी बढ़ता है, क्यों ऐसा होता है कि टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, ठीक है। तुम बोलोगे सर ये तो हमको मालूम है कि टीपी इंक्रीजिंग रेट पे इसलिए बढ़ता है क्योंकि एमपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फिर एमपी क्यों बढ़ रहा है, मतलब देयर आर द रीजंस ना, उसके पीछे कुछ रीजंस इन्वॉल्व है ना। किसके पीछे, कि एमपी बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है फर्स्ट स्टेज में, ऐसा क्या हो गया फर्स्ट स्टेज में कि एमपी ने बढ़ना चालू कर दिया। तुम बोलोगे सर ये तो आपने बताए थे कि फिक्स प्रॉपर तरीके से हमारी जो फिक्स इनपुट्स है, हमारे जो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो स्टार्टिंग में पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं, तो हम उसको धीरे धीरे फुल यूटिलाइज करना चालू करते हैं, इसीलिए एमपी बढ़ते जाता है। तो वही लिखा है यहाँ पे, वही रीजंस लिखे है, बट उसको पढ़ लेते हैं टेक्निकल टर्म्स में, ठीक है। फुल यूज ऑफ फिक्स्ड इंडिविजिबल फैक्टर, फुल यूज ऑफ फिक्स्ड इंडिविजिबल फैक्टर। अब इंडिविजिबल फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड इंडिविजिबल फैक्टर का फिक्स मतलब ऐसे फैक्टर जो फिक्स्ड है, ठीक है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। इंडिविजिबल का मतलब हो गया कि वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है फिक्स वाले, ठीक है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको डिवाइड करके यूज कर सको। मतलब अगर एक मशीन की कैपेसिटी 10,000 की, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं उसके अंदर से आधी मशीन तोड़ देता हूं और मैं 5,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करूंगा। नहीं, तुमको वो मशीन यूज करनी पड़ेगी, तो तुमको पूरी एक साथ यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज तुम उसको ऐसा पार्ट पार्ट में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर वो 10,000 वाली कैपेसिटी वाली मशीन है, तुम भले उससे 5 बनाओ, 4 बनाओ, वो तुम्हारी मर्जी, बट तुम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं उसका एक पार्ट निकाल के उसको अलग से यूज कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो that type of things are called as indivisible factors. That type of factors are called as indivisible factors. मतलब उसकी कैपेसिटी 10,000 है, तुम 4,000 बना रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तुमने 4 क्यों बनाए, उसके अंदर 4 लोग बैठ सकते, तुम एक ही बैठा रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है।
तुम 2 बैठाओ, तुम 3 बैठाओ, तुम 4 बैठाओ। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि 4 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है उस मशीन की, तो हम उसका एक पार्ट ले लेंगे बस और बाकी पार्ट हमारे कोई काम का नहीं है, उसको बात फेंक दो या उसको बेच दो। ऐसा नहीं हो सकता। तो उससे क्या होता है, अगर तुम उसके ऊपर 4 लोगों की बैठने की कैपेसिटी और तुम उसके ऊपर एक ही बंदा बैठा रहे हो, तो बट ऑब्वियस ही बात है कि वो अपना फुल प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो पा रहा, वो फिक्स फैक्टर पूरी तरीके से यूज नहीं हो पा रहा। उसके ऊपर तुम जब 2 लोग बैठाओगे तो वो ज्यादा और अच्छे से यूज होगा, तुम 3 बैठा होंगे तो और ज्यादा अच्छे से यूज होगा, तुम 4 बैठा होंगे तो और ज्यादा अच्छे से यूज होगा। तो इसी का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर हम उस फिक्स फैक्टर की बात करते हैं जो कि इनडिविजिबल है, ठीक है, तो उसको हम एट वेरी स्टार्टिंग पूरी तरीके से यूज नहीं करते। जब हम वेरिएबल वेक्टर के 1 यूनिट पे रहते हैं तो हम उसको पूरी तरीके से यूज नहीं करते। फिर जैसे 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 हम उसमें वेरिएबल इनपुट्स बढ़ाना चालू कर देते, जैसे जैसे हम उसके अंदर वेरिएबल इनपुट इंक्रीज करना चालू कर देते, तो उससे क्या होता है कि वो जो इंडिविजिबल फैक्टर था वो अब ज्यादा हद तक फुल्ली यूज होना चालू हो गया। पहले उस पर 1 बैठता था, अब 2 बैठ रहे, 3 बैठ रहे, 4 बैठ रहे, तो अब वो क्या हो रहा है, फुल्ली यूज हो पा रहा है। अभी तक वो फुल्ली यूज नहीं हो पा रहा था। इसीलिए क्या होता है कि जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में जो तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है, व्हाट एन इंक्रीजिंग रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट इज इनिशियली क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर initially the quantity of fixed factor is abandoned and also unutilized। abandoned बोले तो underutilized, unutilized, पूरी तरीके से यूटिलाइज फिक्स फैक्टर को हम अभी नहीं कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड एज अबेंडेंट। ठीक है, इन रिलेशन टू दी क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब अगर कायदे से देखा जाए तो स्टार्टिंग के फेज में हम वो फिक्स फैक्टर को वेरिएबल के मुकाबले फिक्स फैक्टर को प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे, उसके अंदर प्रॉपर वेरिएबल फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे, जबकि उसके अंदर ज्यादा लेबर लगने चाहिए थे, हम कम लेबर क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एडेड, उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स एज लेबर वगैरह क्या करेंगे, ऐड करेंगे टू कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, द फिक्स फैक्टर्स आर मोर इंटेंसिवली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज। फिर वो फिक्स फैक्टर वो मशीन एक को बैठा है, फिर और इन्वॉल्व करे, फिर 2 3 4 करे, तो अब वो फिक्स फैक्टर बहुत ज्यादा अच्छे से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और इसी वजह से आपका जो प्रोडक्शन है वो रैपिड रेट पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब जो मैंने यहाँ पे हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज में समझाया था, इन्हें टेक्निकल लैंग्वेज में लिख के दे दिया और कुछ भी नहीं, बट ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, है ना। सो द एफिशिएंसी ऑफ फिक्स फैक्टर इंक्रीजेस एज एडिशनल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एडेड टू इट। बट ऑब्वियसली बात है, जो एफिशिएंसी है फिक्स फैक्टर की वो अब तुम मेरे को बताओ, एक मशीन है बेचारी, वो 4 लोगों को एक साथ बैठा के काम कर सकती है, तुम उस पर 1 बंदा या 2 बंदे बैठा के काम करवा रहे हो, तो वो क्या प्रॉपर तरीके से यूज हो रही है, कि उसकी एफिशिएंसी प्रॉपर तरीके से निकल पा रही है क्या? नहीं। तुम अगर उसके ऊपर 4 बैठाओगे तभी तो उसकी एफिशिएंसी निकल पाएंगी ना, क्योंकि वो फुल्ली क्या होंगी, यूज होंगी। और इसी वजह से क्या, जब जब आप वेरिएबल फैक्टर्स मतलब लेबर उसमें ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, ज्यादा रेट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। तो फर्स्ट रीजन इज सिंपल कि भाई आप जो वो मशीन है, ठीक है, फर्स्ट रीजन इज सिंपल, आप जो वो मशीन की बात कर रहे हो वो पहले पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रही थी। अब हम जैसे जैसे उसमें वेरिएबल फैक्टर्स इन्वॉल्व करते जा रहे हैं, लेबर इन्वॉल्व करते जा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से क्या होती जा रही है, यूज होती जा रही है। दूसरी आती है एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब बट ऑब्वियस ही बात है, बेचारा पहले एक बंदा अकेला बैठ के उसमें काम कर रहा था, ठीक है, तो क्या एकदम ऐसा हो जाता है यार मरियल जैसा, ठीक है, मेरे को कुछ करना है, मेरे को देखना है पूरा। 2 आए तो उसको और जोश बढ़ा, 3 आए तो अब और ज्यादा अच्छे से काम करने लग गए, 4 आए तो भाई साहब अब तो मजा ही आ गई। तो एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर पुट टू यूज, द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स जो होते हैं वो उनकी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, उनकी भी एफिशिएंसी इंक्रीज होंगी। तुम खुद ये चीज दिमाग में लगा के देख लो, सोच के देख लो, तुम मशीन पे अकेले बैठ के काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, वो मशीन की कैपेसिटी 4 लोगों की है, तो तुम क्या उतने अच्छे से काम करोगे जितने अच्छे से अगर वहां पे 2 और या 3 लोग और यानी टोटल 4 लोग बैठे होते तब तुम करते? तो तुम्हारा आंसर रहेगा सर नो। तो बट ऑब्वियसली बात है कि बाद में हम जैसे वेरिएबल फैक्टर्स ऐड करते जाते हैं, तो वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी ड्यू टू कंपटीशन, ड्यू टू वेरियस रीजंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। दिस अराइजेस ड्यू टू 2 सिंपल फैक्ट्स, व्हाट वन कैन नॉट डू टू कैन डू। बट ऑब्वियसली बात है, एक अकेला आदमी बेचारा जो नहीं कर पाएगा, ठीक है, साथी हाथ बढ़ाना, वो है डायलॉग, साथी हाथ बढ़ाना, ठीक है, एक अकेला थक जाएगा, ऐसा गाना है, तुमने सुना है कि नहीं, बहुत पुराना है, साथी हाथ बढ़ाना, ठीक है, एक अकेला थक जाएगा, आगे मेरे को नहीं आता। खैर, तो व्हाट वन मैन कैन नॉट डू टू कैन डू, यस, व्हाट वन मैन कैन नॉट डू टू कैन डू बेटर। अगर जो एक आदमी ठीक ठाक कर लेता है वो 2 लोग ज्यादा अच्छे से कर लेंगे। तो व्हाट वन कैन डू, इफ वन कैन प्रोड्यूस 20 यूनिट्स देन 2 कैन प्रोड्यूस 50 यूनिट्स, नॉट 40। 2 plus 2 not 4, 2 plus 2 5। If one can produce 20 then 2 can produce 50 out of that, ठीक है। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू रीजंस लाइक
स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ जाता है भाई, है ना। अब क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन फंक्शन, क्या हो जाता है कि भाई अभी देख मैं ये पार्ट बना रहा हूँ, तू बचा हुआ ये पार्ट बना ले, तो मैं कंटिन्यू यही पार्ट बनाते रहूंगा पूरा पार्ट बनाने की जगह, ठीक है, पूरी मशीन बना पूरा प्रोडक्ट बनाने की जगह मैं एक पार्ट बनाते रहूंगा, तो बट ऑब्वियसली बात है मैं उसमें एक्सपर्ट बन जाऊंगा। दूसरा वाला दूसरा पार्ट बनाते रहेगा तो वो उसमें एक्सपर्ट बन जाएगा। तो जहां मैं पूरा पूरा प्रोडक्ट अकेले बना रहा था, अब दो लोग मिलके वो बना रहे हैं, तो मैं मेरे पार्ट में मेरे काम में अब मैं क्या हो गया, स्पेशलाइज हो गया। मतलब अब काम को प्रोसेस को हमने क्या कर दिए, स्टैंडर्डाइज कर दिए है, बांट दिए कि भाई तू यही काम करेगा, तू ये तू ये तू ये, ठीक है। तुम्हारे को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तेने यहाँ से चालू होगा प्रोडक्ट, यहाँ पे चारों मिलकर बनाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा। तूने इसको पहले स्टार्टिंग में तूने यहाँ पे ऐसा करना, तूने वैसा, तूने ऐसा, मतलब प्रोसेस। तो अब एक बंदे को मालूम है कि मेरे को यही करना है, तो पहले वो जितनी स्पीड में करता था शायद वो एक्सपर्ट बन जाएगा, तो वो उससे ज्यादा स्पीड में करेगा। एंड इट इज फैक्ट यार, तुम खुद करके देख लो। तुम मिलके कर रहे हो, सपोज गणपति का पंडाल लगा रहे हो, एक अकेला बंदा गणपति का पंडाल लगा रहा है, उस अकेले बंदे को गणपति का पंडाल लगाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसको मैंने बोला भाई 4 गणपति के पंडाल लगाने एक आदमी को, तो वो अकेला आदमी 4 गणपति के पंडाल एक बनाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, टाइम लगेगा ना। एक काम करते हैं, 4 लोग ले लेते, एक को बोलते तू ऊपर का मंडप बांध, एक को बोलते तू साइड का बांध, एक को बोलते इधर साइड का बांध, एक को बोलते सामने की सीढ़ी लगा। अब हर बंदे की ड्यूटीज डिवाइडेड है, ये फटाफट इसकी लगाएंगे, उसकी लगाएंगे, उसकी लगाएंगे, उसकी लगाएंगे, इधर की उधर की इधर की, इस तरीके से। बोलने का मतलब क्या, अब काम क्या हो गया, डिवाइड हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, ठीक है, स्टैंडर्डाइज हो गई, तो उससे प्रोडक्टिविटी क्या मिलेंगी तुमको, स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से हाइयर प्रोडक्टिविटी मिलेंगी। नो स्कैरसिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, रिटर्न्स may diminish only when variable factors are affected by scarcity, example additional workers are not available, ठीक है। however when variable factors are not scarce, output tend to increase, but obviously बात है, हमारे तो बोलना है कि भाई कोई वेरिएबल फैक्टर की स्कैरसिटी है ही नहीं, एक्सक्यूज मी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वेरिएबल फैक्टर इजीली अवेलेबल करा सकते हैं, तो उसकी तो क्या नहीं है, स्कैरसिटी है ही नहीं। तो वही बोल रहे हैं, अगर स्कैरसिटी है तो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन स्कैरसिटी नहीं है, मतलब कमतरता नहीं है, तो आउटपुट आपके प्रॉपर तरीके से इंक्रीज होंगे। रीचिंग द राइट कॉम्बिनेशन, अब साहब ये क्या है, तो साहब रीचिंग द राइट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, रीचिंग द राइट कॉम्बिनेशन मतलब प्रोडक्शन एफिशिएंसी दैट इज इंक्रीज्ड आउटपुट इज पॉसिबल टिल द कॉम्बिनेशन बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल इज अचीव्ड। अब तुम बोलोगे सर ये क्या हो गया, अभी तक तुम देखो एक मशीन है, फिक्स फैक्टर एक वेरिएबल फैक्टर है, एक वेरिएबल फैक्टर एक लेबर, एक वेरिएबल फैक्टर 2 लेबर, एक वेरिएबल फैक्टर 3 लेबर, एक वेरिएबल फैक्टर 4 लेबर। तो जो हमारा मशीन वाला एग्जाम्पल है, तुम्हारे हिसाब से इन चारों में से कौन सी वाली सिचुएशन ज्यादा अच्छी है, ये चारों में से कौन सी वाली सिचुएशन ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो मशीन की कैपेसिटी 4 लेबर बैठाने की, तो बट ऑब्वियस ही बात है, जैसे 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 हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाएंगे तो वो मशीन अपनी फुल यूज होना चालू हो जाएंगी, तो बेस्ट राइट कॉम्बिनेशन होगा। अब एक मशीन 4 लेबर, राइट कॉम्बिनेशन है, 4 लोगों के बैठने की जगह है उस पर, तो चारों बढ़िया एकदम तोड़ तरीके से क्या करेंगे भाई, माल बनाएंगे। तो आपको समझ में आई गया होगा भाई साहब, ठीक है, ओके। तो देयर आर दिस 4 थिंग। अब तुम पूछोगे सर ये याद रखना है क्या, रट्टा मारना है क्या सर, पागल हो गए तुम, रट्टा मारोगे, एमसीक्यू आते हैं हमारे को, तो ये याद रख सकते हो तुम कि क्या मतलब है इनके। फुल यूज होता है इंडिविजुअल फैक्टर का, फैक्ट फैक्टर का, वेरिएबल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, स्कैरसिटी नहीं रहती है, राइट कॉम्बिनेशन तक हम पहुंच पाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको इस फॉर्म में याद रखो, ऐसा नहीं है आपको रट्टा मारना है पेपर के लिए, तो पेपर में लिखने के लिए नहीं आने वाला, जय माता दी खेलना है जाके वहां पे हमको, तो ये ऐसा लिखने के लिए नहीं आने वाला। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब कौन सी स्टेज, सेकेंड स्टेज। अब तुम पूछोगे सर सेकेंड स्टेज क्यों अराइज होती है, ऐसा क्या हो जाता है कि सेकेंड स्टेज अराइज हो जाती है, क्योंकि सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में एमपी और एपी दोनों गिरने लगता है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्टेज में टीपी बढ़ता है, और एमपी भी गिरने लगता है, एपी भी गिरने लगता है। इसके हमने लॉजिक भी देखे थे कि एक मशीन पे 4 लोगों की जगह है, तुम 5वां लेके आ रहे हो, तो भले उससे प्रोडक्शन तुम्हारा बढ़ रहा है, जब वो ब्रेक ले रहा है तब वो बैठ रहा है, लेकिन उससे प्रोडक्शन तुम्हारा बढ़ रहा है, लेकिन बट ऑब्वियस बात है दिन में 10 बार तो ना ब्रेक लेगा बंदा, एट ए टाइम वो ऐसा तो नहीं कि फुल्ली ऑक्यूपाइड रहेगा, यानी ये 4 बंदों की 4 मशीन है, 1 2 3 4, 4 बैठा दिए, चारों कंटिन्यूसली इस पे काम कर रहे हैं। अब एक जो हमने एक्स्ट्रा बंदा बैठा के रखा है, 1 या 2 एक्स्ट्रा बंदे बैठा के रखे, ये बेचारे तभी काम करेंगे ना जब ये उठेंगे, अदरवाइज ये काम करेंगे क्या, नहीं, ये भी अदरवाइज काम ही नहीं करेंगे पूरा दिन, तो बट ऑब्वियस ही बात है ये उतना नहीं बना पाएंगे जितना ये 4 बना रहे थे। क्यों, क्योंकि इनका टाइम कुछ ना कुछ क्या होगा, वेस्ट होगा, तो बट ऑब्वियस ही बात है कि एमपी और एपी क्या होगा उस केस में, गिरेगा ही गिरेगा।
क्लियर? अब इसकी रीजंस क्या है? इनएडिक्वेसी ऑफ फिक्स फैक्टर। इनएडिक्वेसी ऑफ फिक्स फैक्टर बोले तो क्या भाई, फिक्स फैक्टर में मेरे पास 4 ही तो बैठने की जगह थी ना एक मशीन में। 5वें वाले को तूने लाया है तो वो 5वें वाले के लिए क्या बैठने की जगह है फिक्स फैक्टर में? क्या फिक्स मशीनरी में वो 5वें लेबर की काम करने की जगह है? आंसर इज नो। सर वो कब काम करेगा? जब वो एक बंदा वो चारों में से उठेगा। अगर 2 लोग भी होंगे तो 2 लोग जब उसमें से उठेंगे तभी वो 2 बचे हुए लोग काम करेंगे ना, जो एक्स्ट्रास है। क्या उनके लिए स्पेसिफिकली उसके अंदर जगह है काम करने की, जस्ट लाइक 4th यूनिट तक हुआ करती थी? आंसर इज नो। क्योंकि सेकेंड स्टेज जब स्टार्ट होती है तो उस केस में हम कब स्टार्ट बोलते हैं सेकेंड स्टेज को? जब हमने वो मशीन की प्रॉपर कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज कर लिया है। अब हम बची कुची कैपेसिटी यानी उस फ्री टाइम में, ब्रेक टाइम में जब वो मशीन खाली होती है तो वो टाइम भी हम यूज करना चाहते हैं, इसीलिए हम सेकेंड स्टेज चालू करते हैं। तो बेसिकली जो फिक्स फैक्टर होता है वो इनएडिक्वेट होता है। मतलब इनएडिक्वेट मतलब उतना एडिक्वेसी में नहीं होता है। एडिक्वेसी में नहीं होता है मतलब जैसे पहले चारों की बैठने की जगह थी, अब चारों की बैठने की जगह नहीं है। Once the point of right combination is reached, efficient utilization of fixed factor, further increase in the variable factor will cause MP and AP decline. क्या हो रहा है? Once the right combination reach हो गया। right combination क्या था? एक मशीन 4 लेबर। क्यों एक मशीन 4 लेबर? यानी ये केस में जो एग्जांपल में दे रहा हूँ, क्योंकि 4 लोगों की बैठने की जगह है, तो इसीलिए तो उसको राइट कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एंड जब राइट कॉम्बिनेशन रीच हो जाता है तो वहां पे हमारी इंक्रीजिंग स्टेज क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और डिमिनिशिंग स्टेज क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। तो फर्दर इंक्रीज इन दी वेरिएबल फैक्टर विल कॉस्ट एमपी एंड एपी डिक्लाइन। अब उसके बाद फिर से तुम वेरिएबल फैक्टर्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसी वजह से एपी भी और एमपी भी क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि वो 5वां बंदे आने से उतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है जितना 4th वाले से या 3rd वाले से हुआ था। ठीक है, दिस इज बिकॉज फिक्स फैक्टर becomes inadequate in relation to quantity of variable factor. Example, based on machine example given, putting 6 person on the same machine makes the combination letter nil, output will decline. अब इसने 4 की जगह 5 वाले मशीन लिया, सब बोले 5 खाचे मशीन में, मैंने 4 वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करा, कोई गलत बात है? नहीं सर। लेस एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। Once the fixed factor has reached its maximum capacity, there is no further scope possibility efficiency of variable factor. ठीक है, एवरेज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल कैन इंक्रीज ओनली इफ द फिक्स्ड फैक्टर सपोर्ट एक्स्ट्रा आउटपुट। अब वो 5वां बंदा बेचारा खाली दिखेगा ना, तो बट ऑब्वियस बात है पहले के मुकाबले अभी अगर मैं वो 5वें बंदे की बात करूं तो हमारे जो वेरिएबल फैक्टर है उनकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। आधा टाइम तो वो खाली बैठेगा ना, आधा टाइम में जब मशीन खाली होंगी तब वो मशीन पे बैठेगा, वैसे तो वो खाली बैठा रहेगा। तो उतनी ज्यादा एफिशिएंसी जो वेरिएबल फैक्टर की फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज होती है, सेकंड स्टेज में उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो एवरेज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन इंक्रीज ओनली इफ द फिक्स्ड फैक्टर सपोर्ट्स एक्स्ट्रा आउटपुट। एवरेज एफिशिएंसी तभी बढ़ सकती है, मतलब एपी तभी बढ़ सकता है जब वो एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा आ रहा है बंदा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा बंदे को हम एक्चुअल में काम में लेके आ पाए, फिक्स फैक्टर उसको सपोर्ट करे। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर डिमिनिशेस एंड फिक्स इंडिविजुअल फैक्टर इज बीइंग वर्क टू हार्ड। बहुत, क्योंकि बहुत ज्यादा अब उसके ऊपर मेहनत हो रही है, हमेशा कंटिन्यूसली मशीन चालू रख रही है। imperfect substitute, it is assumed that there is no perfect substitute for the scared fixed factor. अब ऐसा तो नहीं है कि भाई फिक्स फैक्टर की जगह हम हाथ से बनाना चालू कर दे, है ना? ऐसा भी नहीं बोलते हम कि वो 5वां बंदा जो आएगा ना, कोई बात नहीं मशीन पे नहीं बैठ पाएगा ना, तो एक काम करना तू हाथ से बनाते रहना विदाउट मशीन। ऐसा नहीं हो सकता भाई, बनेगा तो मशीन पे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दैट मीन्स फिक्स फैक्टर का कोई सब्सटीट्यूट नहीं अवेलेबल है कि तुम वो मशीन के अलावा बच्चे दूसरे उस पर काम कर लेना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। हम पहले ही मान के चलते हैं कि देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ फिक्स फैक्टर। नहीं तो अगर फिक्स फैक्टर का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर से मतलब कोई चीज मशीन से भी बनाई जा सकती है, हाथ से भी बनाई जा सकती है, तो वो जो 5वां बंदा लाएगा वो बेचारा हाथ से बनाना चालू कर देगा, तो फिर हो सकता है ये लॉ गलत हो जाए। तो ये लोग पहले ही बोल देते हैं कि कोई परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है मशीन का, यानी फिक्स फैक्टर का। If such perfect substitute available, तो shortage of square fit can be made by using perfect substitute। वो जो स्केयर थिंग है फिक्स फैक्टर की, वो हम जैसे मशीन स्केयर है तो कोई बात नहीं, तो हाथ से बना ले तो वो वहां से काम निकल जाएगा, सो दैट आउटपुट वहां से इंक्रीज हो जाए। लेकिन ये हम पहले ही मान लेते हैं कि भाई बनेगा तो मशीन पे बनेगा, फिक्स फैक्टर की मदद से बनेगा, अलग से नहीं बन सकता। क्लियर? रॉन्ग कॉम्बिनेशन, एनी डिवीजन फ्रॉम द राइट और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन विल रिजल्ट इन लोअर प्रोडक्टिविटी। हाँ, राइट कॉम्बिनेशन के अलावा आप जो भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करोगे तो वो ऑप्टिमम नहीं रहेगा, लोअर प्रोडक्टिविटी देगा। सर राइट कॉम्बिनेशन क्या था? एक मशीन 4 लोग, क्योंकि 4 लोगों की बैठने की जगह थी, तो उसके अलावा आप तुम कोई भी इन्वॉल्व करोगे तो बट ऑब्वियसली बात है तुम्हारे को वो उतने ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं देगा जितनी पहले दे रहा था। यूजिंग मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर डिस्टर्ब्स the optimum combination and reduce output and productivity. Using more and more of the variable factor, जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होते जाएगा और रिड्यूस होंगी आउटपुट एक्टिविटी। लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स में तो बहुत खास कम ही रीजन है कि the law of negative return operates
व्हेन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर बिकम्स टू एक्सेसिव। भाई ये तभी होता है जब तुमने वेरिएबल को एकदम एक्सेसिव फॉर्म में लेके आ गया है। यार वो मशीन पे बैठने की कैपेसिटी 4 लोगों की, तुमने 4 4 8 एक्स्ट्रा लेके आए, तब तक तो ठीक था कि भाई ये खाली होगा तो तू बैठ जाना, खाली तू बैठना, तू बैठ, खाली तू बैठना, तू खाली होगा भाई तू तब बैठना। अब वो 90 वाले बंदे को तुम और लेके आ गए। अब यार ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी जरूरत ही नहीं है कोई 9 वाले बंदे की, पर तुम उसको उठा के ले आए। और वो 9 वाला बंदा बोलेगा ये वाला खाली होगा तो तू बैठेगा, ये खाली होगा तो तू, ये होगा तो तू, वो होगा तो तू। अब तो मैं कब बैठूंगा, मैं कब काम करूंगा? ऐसा मैं नहीं, ऐसा वो बोल रहा है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल ना। वो लेबर तो बेचारा खाली बैठा रहेगा। जब वो लेबर बेचारा खाली बैठा रहेगा तो काम ही नहीं होंगे कोई, उसका लाने का कोई मतलब ही नहीं हो, झगड़े करेंगे आधे टाइम। तो नहीं नहीं तू रुक रुक, तू रुक, मैं बैठूंगा। झगड़े होंगे, नहीं बोलेगा मैं बैठू, कोऑर्डिनेशन इश्यूज होंगे। ठीक है, तो इन रिलेशन टू फिक्स फैक्टर सो दैट दे गेट इन ईच अदर्स वे, ड्यू टू दिस द टोटल आउटपुट फॉल इंस्टेड ऑफ राइजिंग, कम होना चालू हो जाएगा। In such a situation, only a reduction in units of variable factor will increase the total output. यहाँ पे इसी केस में तभी आपका आउटपुट बढ़ पाएगा जब आप थर्ड स्टेज में अपना वेरिएबल इनपुट क्या कर ले, कम कर ले। क्योंकि अगर आपका थर्ड स्टेज में कोई आपको पूछता है क्वेश्चन में कि यू आर इन थर्ड स्टेज, नाउ व्हाट टू डू, रिड्यूस द वेरिएबल फैक्टर टू इंक्रीज द आउटपुट। सिंपल, यू आर इन थर्ड स्टेज, नाउ व्हाट टू डू टू इंक्रीज द आउटपुट, वेदर टू इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर, वेदर टू डिक्रीज द वेरिएबल फैक्टर। तो मन में भली पहली बार निकल जाए नहीं इंक्रीज करो वेरिएबल फैक्टर, नहीं जी डिक्रीज करो वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि यू आर इन अ नेगेटिव स्टेज, थर्ड स्टेज। दैट मीन्स वेरिएबल फैक्टर्स आर टू एक्सेसिव। If the variable factors are too excessive, in that case you should lower the variable factors, and after that only the output will increase, otherwise output will not increase. Example, based on the machine example given above, 6th and 7th person on the same machine becomes nuisance and cause obstruction other workers, this reduce total work. अब मैंने 9th का एग्जाम्पल लिया। आई होप तीनों चीजें क्लियर हुई होंगी। मतलब बहुत हद तक तो ये हमने पहले भी ये चीजें डिस्कस करी थी जब मैं आपको लॉ पढ़ा रहा था, जब मैं आपको टेबल पढ़ा रहा था, बट यहाँ पे हमारे को थ्योरेटिकली भी हमने इसको रीड कर लिया। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्या एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के? Exceptions to the law of variable law arises when the assumptions not hold good। बोलता है exemption, except exemption बोल रहा हूँ मैं भी, ठीक। आदमी क्या है, आदमी CMA वाले है ना, एक्सेप्शन निकलता ही नहीं ढंग से मुंह से, एग्जाम्शन ही निकलता है। आई होप तुम सब लोग भी एग्जाम्शन लाओगे। अब मत पूछना सर एग्जाम्शन का मतलब क्या होता है। 60 मार्क के ऊपर लाना कोई भी सब्जेक्ट में, उसको एग्जाम्शन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? एग्जाम्शन बोला जाता है। तो एग्जाम्शन नहीं पढ़ रहे हम, एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। अब मैंने एक चीज नोटिस कर रहा हूँ इको की क्लास में, खासकर स्ट्रेंथ तुम लोग बहुत कम दे रहे हो। ठीक है भाई, तुम्हारा भाई इतनी मेहनत से धीरे धीरे तुम्हारे को लेके जा रहा है। तुम्हारा भाई चाहता तो 2 महीने में खत्म कर दिया रहता था, तुमको ही मालूम है, दिख रहा है, लेकिन नहीं किया। उसका रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेस इको ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे तुम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है, एक बार का कई बार ऐसा हो सकता है कि लॉ का पेपर हार्ड आ जाए क्योंकि लिखना पड़ता है, अकाउंट्स हार्ड आ जाए क्योंकि लिखना पड़ता है, बट इको और मैथ्स और स्टैट्स पे तो एक बार का स्टैट्स पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन वही क्वांटिटी एप्टीट्यूड पे इतना भरोसा नहीं कर सकते। तो इको एक ऐसा सब्जेक्ट है, इवन स्टैट्स ऑल्सो, सर ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता इसलिए, बट चलो ठीक है, स्टैट्स भी एक बार, इको ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एमसीक्यू भी है, थियोरेटिकल है, इजी है, और आप लोग उसको में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तभी आपकी जो एग्रीगेट वाली रैंकिंग है वही बढ़ेगी। फाउंडेशन लेवल पे मैंने देखा है बच्चे गलती क्यों करते हैं, क्या गलतियां करते हैं। कोई भी फाउंडेशन लेवल हो आपका, फाउंडेशन लेवल में बच्चों से गलतियां क्या होती है, वो लोग ना वो सब्जेक्ट के पीछे रोते रहते जो सब्जेक्ट उनको नहीं आता, या वही चैप्टर के पीछे वो रोते रहते जो चैप्टर उनको नहीं आता। मतलब आई रिमेंबर माई टाइम, मैं जब सीपीटी दे रहा था ना, तो उस समय की चलो एक बात बताता, खत्म होने वाला है क्योंकि चैप्टर इसके बाद तो कोई टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं उस समय की एक तुमको बात बताता। जब मैं सीपीटी दे रहा था ना, सो आई रिमेंबर दी थिंग्स कि कुछ सब्जेक्ट्स में से कुछ चीजें मेरे को नहीं चाहती थी, तुम सर फोड़ लो, मेरे को नहीं जमती थी। ठीक है, नहीं जमती थी। जैसे मैथ्स होता था ना, मैथ्स में 2 चैप्टर होते हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, अपन ने पढ़े ही नहीं थे, जमाने की तो बात ही नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं था। बट उसके अलावा के जो बाकी चैप्टर थे वो अपने को एकदम कंठस्थ थे। ठीक है, तो अपन ने पहले मान के चल लिए थे कि भाई अपने लिए पेपर 195 मार्क्स का, क्योंकि 5 मार्क के वो क्वेश्चन आते। हाँ, 200 मार्क का पेपर होता था हमारे टाइम पे, तो 195 मार्क्स का पेपर है। अब दिमाग लगाया नहीं, ना रोना गाना बजाना ना कुछ करना। ठीक है, ऐसे ही अकाउंट्स में तो शायद नहीं था ऐसा कुछ,
और स्टैट्स का थोड़ा बहुत पार्ट तक पता नहीं कुछ तो भी था, बताऊंगा वो भी स्टैट्स का। तो मैंने ऐसा पहले ही मान लिया था कि भाई नहीं आता मेरे को, ये आता है, ये नहीं आता है। अब जो नहीं आता था उसको मैं सीखने की पूरी कोशिश करा आखिरी तक कि ये नहीं आता, इसको सीख लो, इसको अच्छे से जमा लो। सीख गया, जम गया, अच्छा है। अब पेपर आने को कुछ टाइम बचा है, उसमें मैं रोना बजा रहा हूँ कि भाई पेपर आने को टाइम बचा, अब मैं वहाँ पे रोना गाना कर रहा हूँ, नहीं नहीं मेरे को तो ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता। नहीं, अपना ऐसा नहीं था। ये अपने को पेपर तक अपने जितना सीखना था उतना सीख लिए, जितना सीखना था वो बहुत अच्छे से कर लिए। और जब पेपर देने बैठे भाई, वो सारी चीज़ हमको अच्छे से आई। तो आई स्कोर 148, मतलब 148 आउट ऑफ 200, मतलब डिस्टिंक्शन से पास हुआ था मैं सीपीटी। नॉट बिकॉज ऑफ कि भाई मैं डरता था, बिकॉज ऑफ दैट अपन डरते नहीं थे। अपने को मालूम था कि अपन जाएंगे पेपर देने, अपन इतने कॉन्फिडेंट थे सीपीटी में, तो डंके की चोट पे बोलते कि अपन जाएंगे पेपर देने, पेपर देंगे, पास होके आएंगे 100%। अब वो 140, 148, 150 आते कि नहीं आते वो देखना है बस, आ गए। क्योंकि वो बहुत बड़ा टारगेट होता था, अचीव किए। सो क्यों? क्योंकि स्मार्ट स्टडी करता था। ऐसा नहीं कि बस सब पढ़ना है। तो मैं देखता हूँ ना बच्चों को, नहीं जमता, अरे नहीं जमता तो सीख ले, सीख लेगा, सीख ले। अब तू नहीं सीख सकता, तूने छोड़ दिया पेपर के लिए, नहीं आ रहा तेरे को वो, तो उसके पीछे क्यों रो रहा है? तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर भी तो मेहनत कर, या जहां पे तू ज्यादा स्कोर कर सकता है वहां पे भी तो मेहनत कर। तो उसी चीज के ऊपर क्यों अपनी पूरी मेहनत डाल देता है जहां पे जरूरत नहीं है, या तू शायद वहां पे उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मैथ्स वीक है, तो तुम चाह के भी ना मैथ्स में 50 नंबर के ऊपर नहीं ला पाओगे, 50-60 के ऊपर। तो तुम स्टैट्स के ऊपर ज्यादा वर्क कर लो, या तुम्हारा स्टैट्स वीक है तो मैथ्स के ऊपर ज्यादा वर्क कर लो, या अगर तुम्हारा वो पूरा वीक है तो इको के ऊपर ज्यादा वर्क कर लो, या अकाउंट्स के ऊपर ज्यादा वर्क कर लो। तो ऐसा क्यों सोचते कि ये वीक है तो इसको ही पूरा दिन 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 रात दिन सब इसी को देना, और दूसरा वाला जो अच्छा है उसको टाइम ही नहीं देना। तो ये गलत है। तो मेरा बोलना ये है कि जो अच्छा है उसको भी अच्छा खासा टाइम दो, ताकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। और जो वीक है उसको टाइम दो, उसको भी अच्छा टाइम दो। लेकिन ये बात याद रख लो कि वीक वाले सब्जेक्ट में तुम 80 नहीं लाने वाले। एंड एक सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट में से सबका ही वीक होता है, चाहे तुम कितने भी बड़े तोपची हो, तूफान हो, है ना, 30 मार्क का हो, कुछ भी हो, तुम एकदम टॉपर वॉपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 में से एक सब्जेक्ट सबका ही वीक होता है। ठीक है, ये आज से नहीं, ये पिछले कई सालों से प्रथा चली आ रही है। बहुत रेयर होते हैं जिनका एक भी सब्जेक्ट वीक नहीं हो, ठीक है, या उनका कोई फिर पार्ट वीक हो जाता है कि भाई ये एक पर्टिकुलर बीसी के या ई को नहीं जमता, वो नहीं जमता, इस तरीके से। तो वीक वाले को इतना अच्छे से करो कि उसमें तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, और स्ट्रांग वाले को इतना अच्छा करो कि इसमें बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स क्या कर लो, ले आओ। अपने स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग करो। अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करोगे तभी तुम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे ना, तभी तुम सीए या सीएस या सीएमए के तीनों एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो ना। फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल और फाइनल लेवल, तभी तुम क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं क्लियर कर सकते। बुरी लगी होंगी मेरी बात तो लगे, बट ये फैक्ट है। ऑलवेज डू स्मार्ट स्टडी, नॉट गधा हमारी, हमारी गधा हमारी बोलती है इसको। क्या है? तो अब ये क्या बोल रहा है, कुछ एक्सेप्शंस है। तो एक्सेप्शंस क्यों आए बोले, तो एक्सेप्शंस इसीलिए आए लॉ में, क्योंकि वो केसेस में भाई कहीं ना कहीं हम लोग क्या नहीं करते थे, क्या नहीं कर पाते कि जो अजम्पशंस है, जैसे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी कांस्टेंट, फिक्स प्रोपोर्शन नहीं हो सकता, ठीक है, तो हम वहां पे क्या नहीं कर पाते, हम वहां पे अजम्पशंस को फॉलो नहीं कर पाए। इस वजह से ये केसेस में हमारा जो लॉ है वो गड़बड़ हो गया। तो पहला, इन केस ऑफ इंप्रूवमेंट ऑन टेक्नोलॉजी, मतलब तुम्हारी टेक्नोलॉजी तुमने कांस्टेंट नहीं रखे, तुमने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर दिए, तो एमपी और एपी तुम्हारा राइज होना चालू हो गया इंस्टेड ऑफ फॉलिंग। टेकिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मे नॉट ऑकर एट ऑल इन सच केसेस। तुमने क्या करे, अपनी मशीन को इंप्रूव कर लिया, मशीन को चेंज कर दिए, टेक्नोलॉजी चेंज कर दिए, तो तुम्हारा सेकंड स्टेज आई नहीं कभी। तुम एपी एमपी और एपी में खेलते रहे, फर्स्ट स्टेज में खेलते रहे। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी टेक्नोलॉजी क्या कर दी, चेंज कर दी। दिस लॉ डज नॉट अप्लाई टू द सिचुएशन व्हेन ऑल फैक्टर्स आर प्रोपोर्शनली वेरिड। ये लॉ ऐसा वो केस में आ ही नहीं सकते जहां पे सारे फैक्टर्स प्रोपोर्शनेटली वेरिड होंगे। यानी ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होगा भाई, अगर मेरे पास एक मशीन है तो एक लेबर लग रहा है, अब मेरे को 2 लेबर लगाना है तो मेरे को मशीन भी 2 लगानी पड़ेगी, 3 लेबर मशीन लगानी, 4 लेबर 4, तो ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पे दोनों सारे फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, वहां पे नहीं, सिर्फ वेरिएबल बढ़ना चाहिए, फिक्स क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी ये फैक्टर काम आएगा लॉ, अदरवाइज नहीं आएगा। दिस लॉ डज नॉट अप्लाई टू केसेस वेयर फैक्टर मस्ट बी यूज्ड इन फिक्स प्रोपोर्शन। तो ये जो हम थोड़ी देर पहले यही बताया, फिक्स फैक्टर लॉ डज नॉट अप्लाई वेयर सिचुएशन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है फिक्स फैक्टर्स का। तुम्हारे पास अवेलेबल है शॉर्ट रन में पर फिक्स फैक्टर का सब्स्टिट्यूट। क्या होता है सर फिक्स फैक्टर का सब्स्टिट्यूट? मशीन की जगह हाथ से बना लेंगे, बिना मशीन के भी अपना काम हो जाता। मशीन पे तो अपन काम कर रहे थे, हाथ से भी बना लेते हम तो, जरूरत नहीं है मशीन की स्पेसिफिकली।
तो भी ये लॉ काम नहीं आएगा, क्योंकि फिर वहां पे कहीं ना कहीं तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ जाएंगी, तो ये लॉ काम नहीं आएगा। दिस लॉ डज नॉट इवैल्यूएट द प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ, बट ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे प्रोडक्शन की बात करते हैं, मॉनिटरी टर्म्स में प्रॉफिटेबिलिटी की हम 1 रुपए की भी यहाँ पे बात नहीं करते हैं। ठीक है, एरियाज ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन, ये तो रीड करने के लिए दिया है। रैशनल प्रोड्यूसर फर्म विच सीक टू ऑपरेट प्रोड्यूस इन सेकेंड स्टेज। अब तो तुम्हें को ऑलरेडी मैंने बताया था, ये वहां पे ही बोल रहे हैं, बोले एक रैशनल पर्सन कौन सी स्टेज में ऑपरेट करेगा, कौन सी स्टेज में काम करेगा, फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में, कौन सी स्टेज में जो रैशनल प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, काम करेगा। कौन सी स्टेज है वो जहां पे वो रैशनल प्रोड्यूसर क्या करेगा, काम करेगा। फर्स्ट स्टेज में करेगा, सेकंड में करेगा, थर्ड में करेगा, फोर्थ में करेगा, कौन सी स्टेज में वो रैशनल प्रोड्यूसर काम करेगा। तुम्हें मेरे को बता दो सर, सेकंड स्टेज में उसने काम करना चाहिए, क्योंकि थर्ड स्टेज में अगर हो जाएगा तो निगेटिव मार्जिनल रिटर्न होगा, और फर्स्ट स्टेज में अगर हो जाएगा तो फुल्ली उसकी कैपेसिटी यूज नहीं हो पाएंगी, वो और बढ़ सकता था तो वो और बढ़ा नहीं पाया। तो ये जो मैंने पढ़ाया वही है, ये आपके लिए कंक्लूजन यहाँ पे रीड के लिए दिया हुआ है। तो रैशनल पर्सन विल ऑलवेज प्रोड्यूस इन स्टेज 2 where both MP and AP or variable factors are diminishing trend. The exact point of operation in stage 2 will be decided by the producer firm based upon the factor. Generally वो अपने फैक्टर के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमारे को स्टेज 2 में कहाँ तक काम करना है, बट अगर मेरी ओपिनियन माने तो स्टेज 2 के एंड तक करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे 8-9 यूनिट तक करोगे तो ठीक है, जब तक हम लोग अपनी कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज ना कर पाए। तो ये ठीक है, ये पर्सन टू केस वेरी करती है ये चीजें, कि कोई केसेस में ज्यादा, कोई केसेस में कम, तो ये चीजें केस टू केस वेरी करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, पढ़ना तो भी पढ़ा देता हूँ। वाई रैशनल पर्सन प्रोड्यूसर्स विल नॉट ऑपरेट इन दिस स्टेज। वाई द रैशनल पर्सन फर्म विल नॉट ऑपरेट, किस स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में क्यों नहीं करेगा काम। द प्रोड्यूसर विल नॉट बी मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ फिक्स फैक्टर, वो बेस्ट यूज नहीं कर पाएगा फिक्स फैक्टर का, फुल्ली यूज नहीं कर पा रहा है, उसके पास और ऑप्शन है बढ़ाने का। वहाँ पे तुम लोग बोल रहे हो कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता, मैं बोल रहा हूँ ज्यादा रेट से नहीं बढ़ सकता भले, लेकिन प्रोडक्शन तो और हो सकता है, हमने खुद ने देखे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फिक्स फैक्टर भले वहाँ पे निगेटिव हो जाएगा अगर तुम नहीं करोगे तो। Even if the fixed factor is available free of cost in this stage, the firm will continue adding more variable stage 2 में। The producer will थर्ड स्टेज में तो दूर दूर तक नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे ये लाइन यहाँ पे गलती से आ गई है, इसको काट देना, ये गलती से आ गई है। हाँ, थर्ड के सेकंड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो वहां पे काम करना सवाल ही पैदा नहीं होता, न्यूसेंस क्रिएट हो जाएंगी, तो वो तो काम करना नॉनसेंस वाली बात होगी वहां पे। तो थर्ड स्टेज में तो हम काम कर ही नहीं सकते। तो फर्स्ट स्टेज बेटर है, सेकंड स्टेज बेटर है, थर्ड स्टेज बेटर है। सो भाई सिंपल है, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज इज बेटर इंस्टेड ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो रैशनल पर्सन, रैशनल बोले तो जो अपना फायदा सोचता है, रैशनल पर्सन विल वर्क इन फर्स्ट स्टेज इंस्टेड ऑफ सॉरी थर्ड सेकंड स्टेज इंस्टेड ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड में वर्क नहीं करेगा वो। ठीक है, तो शॉर्ट रन की सारी बातें अगर आपने देखे होंगे तो हमने ये चैप्टर में देख ली। शॉर्ट रन से रिलेटेड ये दोनों पार्ट में हमने शॉर्ट रन से रिलेटेड पूरा डिस्कशन अच्छे तरीके से कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा रिवीजन मार लेंगे, और फिर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉन्ग रन पे आ जाएंगे। बेसिकली लॉन्ग रन थोड़ा सा अलग चलता है, और यहीं पे आप इंटरनल इकोनॉमिक्स, डिस इकोनॉमिक्स, कुछ लोग बोल रहे थे सर आप पढ़ाओगे कभी इकोनॉमिक्स, डिस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये लॉन्ग रन में आती है भाई, तो लॉन्ग रन में ये देखेंगे। तो लॉन्ग रन हम लोग कल चालू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खत्म। सर इतनी जल्दी खत्म हो गया, कौन सी स्पीड में खत्म होगा, पता होना चाहिए कुछ नहीं। ठीक है, बस ये प्रोडक्शन अच्छे से समझा, अभी लॉन्ग रन बचा, लॉन्ग रन कुछ ज्यादा नहीं है, लॉन्ग रन फटाफट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझेंगे धीरे धीरे, हमको और धीरे चलेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पे, आपको बता दूँ अभी बता देता। फिर हम सीधी कुदी मारेंगे कहीं पे, फिर हम सीधी कुदी मारेंगे कास्टिंग पे, सॉरी कॉस्ट पे। फिर वहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या होती है, शॉर्ट रन में कौन सी कॉस्ट काम आती है, फिर रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन छोटा सा पार्ट है वो तो। ठीक है, आइसोक्रेंट्स वगैरह, ठीक है, इंडिफरेंस का वो पढ़े थे ना, बस वैसे ही वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा थर्ड यूनिट, कुछ लोग ऐसे हैं कि जब मैं देखता हूँ सर क्या खत्म हुआ तुम्हारे, कितने चैप्टर्स खत्म हुए हैं, तो 2 चैप्टर हुए इको में। तो मैं थोड़ा सा उनकी राय ठीक करना चाहूंगा कि इको में अगर चैप्टर वाइज अगर आप लोग देखने जाओगे तो अभी तक 4-5 चैप्टर हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो यूनिट्स है वो अभी तक 2.5 यूनिट्स हो चुके हैं। ठीक है, ये प्रोडक्शन खत्म हो जाए तो हमारे 2.5 यूनिट्स हो गए, कॉस्ट खत्म होने के 2.5 के 2.25 हो गए, कॉस्ट का रेवेन्यू खत्म होने के बाद हमारे 3 यूनिट खत्म हो जाएंगे, और टोटल 5 यूनिट है, और 5वां यूनिट इज लाइक 2 दिन 3 दिन 4 पेज का है बस, 5वां यूनिट इज लाइक 4 दिन। तो अल्टीमेटली हमारा एक ही यूनिट बचेगा उसके बाद फोर्थ वाला। तो अगर तुमको थोड़ा सा रहता है कि सर कितना बचा है कितना है, तो इसके बाद कॉस्ट होगा, कॉस्ट रेवेन्यू यूनिट थर्ड खत्म, फिर मार्केट वाला पार्ट,
मार्केट खत्म होने का तो भाई 2 या 3 दिन, मतलब वो तो सर्कस करना है अपने को, बिजनेस साइकिल कितने दिन खींचना है, 3 दिन 4 2 दिन, ठीक है। बेसिकली बिजनेस साइकिल इज फॉर 2-4 पेजेस, भले इसको यूनिट का दर्जा दिया गया है 5वें चैप्टर का यूनिट का, ठीक है ना, इट इज ऑफ 2 से 3-4 पेज, 5 पेज 6 पेज बहुत हो गया बस, ठीक है, उतना ही पढ़ना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू सो मच, और रीड कर लेना शॉर्ट रन, नहीं तो लॉन्ग रन में लग जाएंगी तुम्हारी, ठीक है, ईजी है लेकिन पढ़ लेना, क्योंकि कॉस्ट में भी ये काम आने वाला है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय गाइस।